हेलो है नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th की जो हिस्ट्री की बुक है उसके सेकंड चैप्टर का, जिसका नाम है राजा किसान और नगर। ये इसके ऊपर हमारा 6th वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी बदलता हुआ देहात नामक जो टॉपिक है उसकी चर्चा की थी, जिसमें हमने चर्चा की थी कि जनता के अंदर राजा की छवि कैसी थी। साथ ही हमने चर्चा की थी कि उपज बढ़ाने के कौन कौन से तरीके थे, उनके ऊपर भी हमने चर्चा की थी। इसके अतिरिक्त हमने चर्चा की थी कि ग्रामीण समाज में जो विद्यमान विभिन्नताएं हैं उनके ऊपर चर्चा की थी। साथ ही भूमिदान के ऊपर चर्चा की थी। यदि ये वीडियो आपने नहीं देखा तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है नगर और व्यापार। देखिए, इस टॉपिक के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे 4 बिंदुओं पर। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नए नगर के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही इन नगरों में रहने वाली जो नगरीय जनसंख्या है, जिनमें मुख्यतः संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार आ जाते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में जो व्यापार था और इसके बाहर जो व्यापार फैला हुआ था उसकी हम चर्चा करेंगे, यानी हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे सिक्के और राजा की। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, नए नगर की चर्चा करते हैं। देखिए, इससे पहले भी हमने चर्चा की थी कि भारत में जो नगरीय क्रांति आती है ये 2 बार आती है। पहली बार जो नगरीय क्रांति आती है ये आती है सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में, और वो टाइम पीरियड था 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के मध्य में। 1900 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता है उसके नगरों का धीरे धीरे से क्या शुरू हो चुका था, पतन हो चुका था। और इसके बाद में जो नगरीय सभ्यता का जो डेवलपमेंट होता है यह होता है महाजनपद काल से, या हम कह सकते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। इस टाइम पीरियड में भारत में एक बार फिर से नगरों का डेवलपमेंट होता है, और इस टाइम पीरियड में जो नगरों का डेवलपमेंट होता है यह होता है गंगा घाटी के आसपास। तो देखिए, इस टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के जो विभिन्न क्षेत्रों में जो नगरों का डेवलपमेंट हुआ है उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि अधिकांश जो नगर है ये महाजनपदों की राजधानियां थी। देखिए, महाजनपद काल में 16 महाजनपद होते थे और इनकी जो राजधानियां थी यही नगरों के रूप में डेवलप हुई। सभी जो नगर थे ये संचार मार्गों के किनारे बसे हुए थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी के मार्ग पे बसे हुए थे। यहाँ पे आप मैप में देखेंगे तो ये पाटलिपुत्र है, और ये मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। उज्जैनी जैसे कुछ नगर भूतल मार्गों के किनारे बसे हुए थे। मैप में देखेंगे तो ये उज्जैनी है। इसके अलावा पुहार जैसे नगर है, ये समुद्र तट पर बसे हुए थे। ये पुहार है, ये समुद्र तट पर बसे हुए थे। इसके अलावा मथुरा जैसे अनेक नगर है, ये व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र हुआ करते थे। ये मथुरा है, ये अपने मूर्ति कला के लिए भी फेमस था। अब हम चर्चा करने वाले हैं पाटलिपुत्र की चर्चा करने वाले हैं। देखिए, प्रत्येक नगर का वैसे अपना एक इतिहास रहा है। यहाँ पर हम चर्चा करें पाटलिपुत्र की, तो पाटलिपुत्र का विकास है ये पाटिल ग्राम से हुआ है। 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध के शासकों ने जब अपनी राजधानी राजगृह से हटाकर इस बस्ती को बनाया तो इसका नाम बदल कर दिया गया पाटलिपुत्र। वर्तमान में जो बिहार में पटना है, यही प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक था। लेकिन यदि हम बात करें 7वीं सदी ईस्वी की बात करें तो उस समय एक चीनी यात्री आए थे, हैनशांग। हैनशांग इस नगर को देखते हैं एक खंडर के रूप में। तब तक ये नगर है ये खंडर में बदल चुका था और इसकी जो जनसंख्या थी ये बहुत ही कम हो गई थी। अब हम चर्चा करते हैं इन नगरों में रहने वाली जो नगरीय जनसंख्या है उनकी हम चर्चा करते हैं, जिनमें मुख्यतः संभ्रांत वर्ग जैसे राजा आ जाते थे। इसके अलावा शिल्पकार वगैरह आ जाते थे। जैसा कि हमने पढ़ा कि शासक वर्ग है ये किलेबंद नगरों में रहा करता था। राजा या शासक वर्ग हो गया, ये किलेबंद नगरों में रहा करता था। तो मुख्यतः नगरों में रहने वाले कौन थे? शासक वर्ग और राजा हुआ करते थे। ये जितने भी नगर हैं इनमें जो अधिकांश स्थल है इनकी व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, जैसे कि हमने हड़प्पा के शहरों की थी। क्यों नहीं है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो शहर हमें मिले हैं, या हम कह सकते हैं कि जो टीले मिले हैं, इन टीलों पर वर्तमान में लोग नहीं रहते हैं, ये जनशून्य है। इसीलिए इनका जो उत्खनन है वो संभव हो सका। लेकिन यदि हम बात करें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो नगरों का डेवलपमेंट हुआ था, इन नगरों पर आज भी लोग रहते हैं। यदि हम उदाहरण ले लें पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना कहा जाता है
और पटना वर्तमान में बिहार की राजधानी है, जो कि एक बहुत बड़ा नगर है। यहाँ पर लोग आज भी रहते हैं, इसलिए इन नगरों का उत्खनन करना संभव नहीं है हड़प्पा शहरों की भांति। लेकिन फिर भी हमें काफी पुरावशेष हैं वो प्राप्त होते हैं, जैसे किसी नए भवन के निर्माण के समय, नींव की खुदाई के समय या सड़क के निर्माण के समय बहुत सारे जो पुरावशेष हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। उनमें से जो मुख्यतः आ जाते हैं वह है उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे आ जाते हैं, थालियां आ जाती हैं जिनके ऊपर चमकदार कलई चढ़ी हुई है, और इन पात्रों को कहा जाता है उत्कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन पात्रों का जो उपयोग है ये अमीर लोग किया करते थे। इसके अतिरिक्त हमें सोने चांदी, कांस्य, तांबे, हाथीदांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी इन नगरों से मिली है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हमें कई नगरों से ऐसे छोटे दानात्मक अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं जिनके ऊपर दाता का नाम और उनका व्यवसाय लिखा हुआ है। इसी का एक उदाहरण ये एक मूर्ति है, आप देख सकते हैं, ये खंडित है और ये हमें प्राप्त हुई है मथुरा से। इसके ऊपर प्राकृत में एक अभिलेख लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि एक स्वर्णकार धर्मक की पत्नी नागपिया ने इसे एक धार्मिक स्थल में स्थापित किया है। तो इस अभिलेख से हमें पता चलता है कि इनका जो व्यवसाय था ये स्वर्णकार थे, अर्थात सुनार थे, और इनका नाम का पता चलता है। इनका नाम था नागपिया और इनके पति का नाम था धर्मक। इसके अतिरिक्त जो नगरों में रहने वाले लोग थे उनमें आ जाते हैं धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ाई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहेकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजा आ जाते हैं। इनके विवरण हमें मिलते हैं। कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का उल्लेख भी मिलता है। देखिए, जो व्यापारियों का जो संघ है इसको श्रेणी कहा जाता था और इसका मुख्य कार्य होता था कच्चे माल को खरीदना, फिर उससे सामान तैयार करना और फिर बाजार में बेच देना। संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लोहे के उपकरण भी बनाए होंगे, या हम कह सकते हैं प्रयोग किया होगा। अब हम चर्चा करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के व्यापार और उसके जो बाहर फैले जो व्यापार है उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का मानो जाल बिछ गया था और यह कई दिशाओं में फैला हुआ था। देखिए, व्यापार के लिए जो मुख्यतः जो मार्ग प्रयोग किए जाते थे वह नदी मार्ग हो गए, भूमार्ग हो गए। इसके अलावा समुद्र मार्ग का भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता था उपमहाद्वीप के बाहर के व्यापार के लिए। मध्य एशिया और उससे आगे तक भूमार्ग फैले हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मध्य एशिया है यहाँ तक है ये भूमार्ग फैले हुए थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जलमार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ था। मैप में आप देखेंगे कि अरब सागर है और इस अरब सागर में भारत में बने जो बंदरगाह हैं उनसे जो व्यापार है ये मुख्यतः भूमध्य सागर तक फैला हुआ था, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में, और यहीं से फिर आगे जाकर यूरोप तक के जो व्यापारी थे उनसे इनके व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। और यहाँ पर यदि हम बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी से जो मार्ग था ये चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया तक फैला हुआ था। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी है और यहाँ से जो व्यापारिक मार्ग थे ये चीन और दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है वहां तक फैले हुए थे। ये जितने भी व्यापारिक मार्ग थे इनको शासकों ने नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले वो उनसे टैक्स या धन भी लेते थे। इन मार्गों पर चलने वाले जो मुख्यतः व्यापारी थे ये आ जाते थे, पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी आ जाते थे। इसके अतिरिक्त बैलगाड़ी और घोड़े खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी भी इन मार्गों पर चलते थे। यदि हम बात करें समुद्र मार्ग से तो लोग समुद्र मार्ग से भी यात्रा करते थे। यह यात्रा थोड़ी खतरनाक होती थी लेकिन अधिक लाभदायक होती थी। नदी मार्ग और भूमार्ग की तुलना में जो समुद्री मार्ग का जो व्यापार था ये खतरनाक तो होता था लेकिन ज्यादा लाभदायक होता था। तमिल भाषा में कुछ सफल बड़े व्यापारियों का उल्लेख किया गया है जैसे कि मसुत्थुकन हो गए, प्राकृत में शतवाह हो गए और शेट्टी नाम के प्रसिद्ध सफल व्यापारियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो व्यापारी थे ये मुख्यतः किन चीजों का आयात और निर्यात किया करते थे, जिनमें मुख्यतः आ जाते हैं नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित जो उत्पाद हैं। इसके अतिरिक्त पत्थर,
लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। रोमन साम्राज्य में भारतीय उपमहाद्वीप की जो काली मिर्च या अन्य जो मसाले होते थे उनकी बड़ी मांग थी। इसके अतिरिक्त कपड़ों और जड़ी बूटियों की भी रोमन साम्राज्य में भारी मांग हुआ करती थी। ये जितनी भी वस्तुएं हैं ये अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी जो वस्तुएं हुआ करती थी, मसाले या जड़ी बूटियां, इनको अरब सागर के माध्यम से भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था और यहीं पर जो यूरोपीय व्यापारी होते थे वो भी आ जाते थे और इस प्रकार से भारतीय जो मसाले हुआ करते थे ये रोमन साम्राज्य में पहुंचा करते थे। देखिए अब हम चर्चा करते हैं एक यूनानी समुद्री यात्री द्वारा रचित ग्रंथ है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। यह ग्रंथ किसने लिखा उसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, बस इतना पता है कि वह एक यूनानी समुद्री यात्री था और इसकी जो रचना हुई थी ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई थी और इसमें लिखा हुआ है कि भारी मात्रा में काली मिर्च, दालचीनी खरीदने के लिए बाजारों वाले नगर वे जहाज भेजते थे। वे कौन? विदेशी व्यापारी थे, वे जहाज भेजते थे। एक तो यहाँ पर भारी मात्रा में सिक्कों, पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टिन और शीशे का आयात किया जाता था। इन बाजारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का ये क्या क्या करते थे? निर्यात किया करते थे। इसके अलावा उच्च कोटि के मोतियों, हाथीदांत, रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थरों, हीरो, काले नग, कछुए की खोपड़ी का यहाँ पर भारी मात्रा में आयात किया जाता था। तो इस प्रकार से जो ये ग्रंथ है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इससे भी हमें भारत में होने वाले जो आयात निर्यात है, व्यापार है, उसका हमें पता चलता है। और ये जो व्यापार होता था ये मुख्यतः होता था मालाबार तट, जो वर्तमान में जो केरल है वहां पर स्थित है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के कोडुमनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगों के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। यह संभव है कि पेरिप्लस में वर्णित पत्थरों को इन्हीं तटवर्ती बंदरगाहों तक स्थानीय व्यापारियों के द्वारा लाया जाता होगा। अब हम चर्चा करते हैं सिक्के और राजाओं की। जब हम चर्चा करते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर छठी शताब्दी ईस्वी तक जो सिक्के बनाए गए उससे क्या हुआ कि विनिमय कुछ हद तक क्या हो गया? आसान हो गया। व्यापारियों के लिए सिक्कों के प्रचलन से विनिमय आसान हो गया, क्योंकि इससे पहले जो विनिमय होता था वह होता था वस्तु विनिमय होता था। देखिए भारत में सबसे पहले जो सिक्के डाले गए थे वह डाले गए थे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में और इन सिक्कों को कहा जाता था आहत सिक्के। ये चांदी और तांबे से बने होते थे। इन्हीं सिक्कों को सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। देखिए यहाँ पर जो आहत शब्द है इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि इन सिक्कों पर जो बने प्रतीक हैं उनको आहत करके बनाया जाता था और इसी वजह से इनको आहत सिक्के कहा जाता है। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के हमें सिक्के मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया है। देखिए मुद्रा शास्त्र से तात्पर्य होता है, मुद्रा शास्त्र होता है सिक्कों का अध्ययन। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले जो चित्र हैं, लिपि आदि हैं, उनकी धातुओं का विश्लेषण, जिस संदर्भ में इन सिक्कों को पाया गया उनका अध्ययन भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत ही आ जाता है। आहत सिक्के पर जो प्रतीक बने हैं उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चलता है कि इन सिक्कों को राजाओं के द्वारा जारी किया गया था। आहत सिक्कों पर चिन्ह बने हुए होते थे और इन चिन्ह की सहायता से ही जो मुद्रा शास्त्री है उन्होंने पता लगाने का प्रयास किया है। यह संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने भी इस प्रकार के सिक्के जारी किए हैं। देखो इन चिन्हों से ये तो पता चलता है कि इन सिक्कों को राजाओं के द्वारा जारी किया गया था, लेकिन राजाओं के अतिरिक्त भी व्यापारियों, धनपतियों और जो नागरिक हैं उनके द्वारा भी कुछ सिक्के जारी किए गए थे। देखिए अब हम चर्चा करते हैं कि सर्वप्रथम शासकों की प्रतिमा और उनके नाम के साथ जो सिक्के जारी किए गए थे वह जारी किए गए थे हिंद यूनानी शासकों के द्वारा जारी किए गए थे। देखिए द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंद यूनानी जो शासक हैं उनका नियंत्रण हुआ करता था और उनके द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे उनमें शासकों की प्रतिमा होती थी, साथ ही उनका नाम लिखा होता था। तो सर्वप्रथम ऐसे सिक्के जिन पर शासकों की प्रतिमा हो और उनका जो नाम लिखा हो, इस प्रकार के जो सिक्के हैं ये हिंद यूनानी जो शासक हैं उनके द्वारा जारी किए गए थे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में।
और यदि हम बात करें कि सोने के सिक्के, तो देखिए सोने के सिक्के हैं ये सर्वप्रथम जो जारी किए गए थे, यह किए गए थे कुषाण राजाओं के द्वारा। देखिए कुषाण राजाओं में एक शासक हुए हैं विम कड़फिसिस, इनके द्वारा सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तो देखिए भारत में सबसे पहले जो सिक्के जारी हुए थे वह थे आहत सिक्के। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सिक्के जारी किए गए थे हिंद यूनानी शासकों के द्वारा। और यदि हम बात करें सोने के सिक्कों की बात करें, तो सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए गए थे कुषाण शासकों के द्वारा, और उस शासक का नाम था विम कड़फिसिस। और इन सिक्कों का जो आकार और वजन है, ये तात्कालीन रोमन सम्राट, ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान हुआ करता था। उत्तर और मध्य भारत के कई प्रस्थलों से ऐसे सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। देखिए सोने के सिक्कों का जो व्यापक प्रयोग हुआ है, इससे हमें ये संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। देखिए भारत में जो विदेशी शासक हुआ करते थे, उनका जो मुख्य नियंत्रण था ये उत्तर की तरफ था, न कि दक्षिण की तरफ। लेकिन इसके बावजूद भी हमें दक्षिण भारत से रोमन सिक्के प्राप्त हुए, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि व्यापारिक जो तंत्र है ये राजनीतिक सीमाओं से बंधा हुआ नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। इसके अतिरिक्त पंजाब और हरियाणा से हमें योधे जो शासक हैं, जिनके द्वारा प्रथम शताब्दी ईस्वी में सिक्के जारी किए गए थे, वो सिक्के भी हमें प्राप्त हुए हैं। पुराविदों को योधीय शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनसे योधीय की व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है। इससे भी हमें पता चलता है कि ये जो योधीय शासक हुआ करते थे, इनकी व्यापार में विशेष रुचि हुआ करती थी, और इसके लिए इनके द्वारा सिक्के भी जारी किए गए। देखिए अभी अभी हमने चर्चा की थी कि सोने के जो सिक्के थे वो भारत में सर्वप्रथम जारी किए गए थे कुषाण शासकों के द्वारा। यदि यहाँ पर मैं चर्चा करूं कि सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किस काल में जारी हुए थे, तो वह हुए थे गुप्त काल में। गुप्त शासकों के द्वारा भव्य मात्रा में सोने के सिक्कों का प्रयोग किया गया था, और इनके द्वारा जो सोना प्रयोग किया गया है वह अति उत्तम है। श्रेष्ठ क्वालिटी का जो सोना है वो इन सिक्कों में प्रयोग किया गया था। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। छठी शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए, जिससे ये संकेत मिलता है कि उस काल में आर्थिक संकट पैदा हो गया था। लेकिन इसको लेकर भी जो इतिहासकार हैं उनके अंदर मतभेद है। यहाँ पर जो कुछ इतिहासकार है उनका कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों की संपन्नता पर भी असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार में लाभ मिलता है। तो यहाँ पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस टाइम पीरियड में रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था, इसलिए जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो बाहर का व्यापार है वो प्रभावित हुआ, साथ ही वो क्षेत्र भी प्रभावित हुए जो इनसे व्यापारिक संबंध रखते थे। तो इस वजह से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय हुआ था। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में इन सिक्कों का उल्लेख किया गया है। कम मिलने का जो कारण है वो ये हो सकता है कि ये प्रचलन में थे और उनका संग्रह करके नहीं रखा गया, क्योंकि जो पुरातत्वविद हैं उनको सिक्के तभी मिलते हैं जब तात्कालीन समय में किसी व्यक्ति के द्वारा उन सिक्कों का संग्रह करके रखा गया हो और किसी कारण से वह उनका प्रयोग नहीं कर पाया हो, भूल गया हो या उनको छोड़कर भाग गया हो। उसी समय में जो पुरातत्वविद हैं उनको इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। लेकिन इस टाइम पीरियड की यदि हम बात करें तो उस समय जो सिक्के थे वो प्रचलन में थे और उनका संग्रह करके नहीं रखा गया था। इसी वजह से हमें उस टाइम पीरियड में सोने के सिक्के कम मिले हैं। तो यहाँ पर इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं। देखिए इस टॉपिक में हमने चर्चा की, नगर और व्यापार की चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे मूल बातें, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि अभिलेखों का जो अर्थ है वह कैसे निकाला जाता है, किस प्रकार से हमने अशोक के द्वारा लिखे गए जो अभिलेख है और उनमें प्रयोग की गई जो लिपि है खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का अर्थ कैसे निकाला, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।